अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटे के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे जब कैंप की ठंडी जमीन पर सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों ओर मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की शक्तियां और भी बूढ़ी हो गई। वह देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद के गर्क में है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य हो चला था। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे से देखते देखते सिराजुद्दीन की नजरें सूरज पर टकराई। तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ने लगी। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे तक सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, लेकिन उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर डालकर सोचने लगा कि सकीना कब और कहाँ अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर आकर जम गया। उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वह और कुछ न सोच सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? इस विषय में माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा। सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपनी उभरी हुई जेब की तरफ देखा। उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा बाहर निकाला। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे में न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक लेकर आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार हुई थी? रात में जब गाड़ी रोकी गई थी और बवाली अंदर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो सकीना को वो उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे और जवाब कोई न था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज बाद जब होशो हवास किसी तरह दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं गई है, अपनी माँ पर गई थी। उम्र 17 के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल में एक मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली में रखकर वे अमृतसर गए। कई मर्दों, कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, लेकिन उन्हें सकीना न मिली। एक रोज इसी सेवा के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छहर्रा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी।
लारी की आवाज सुनकर वह बिदकी और भागना शुरू किया। रज्जाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को रोक लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वह सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज्जाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी पर बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपना सीना ढकने की कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों का चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वह बहुत देर तक उन रज्जाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा होगी तो चंद दिनों में उसे ढूंढ कर निकाल लाएंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रज्जाकारों को देखा। लारी में बैठे हुए थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का कोई पता चला? सबने एक होकर जवाब दिया, चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किस कदर हल्का हुआ। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला एक लड़की रेलवे स्टेशन के पास बेहोश पड़ी हुई थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उसके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द कर दिया और चले गए। कुछ देर वह ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई न था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश की जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर, जिसने कमरे में रोशनी की थी, ने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। तो ये थी मंटो की कहानी खोल दो। समाज के कई परतों को खोलती हुई एक और कहानी। मंटो की कहानियों को अक्सर लोग अश्लील कहते हैं, पर असल में वो अश्लील नहीं, वो असली कहानियां हैं। उस समाज में जिस समाज को मंटो ने जिया है और उस समाज में जो हम जी रहे हैं, उसका स्वरूप शायद बदल गया हो, पर घटनाएं किसी न किसी तरीके से आज भी वैसी ही होती हैं। ये हमारे बीच होती है या आपके बीच होती है। हमारी सोच हमेशा खुली होनी चाहिए, मंटो की कहानियों जैसी। मैं हूं आपका होस्ट, कहानीकार भूपेश। फिर आऊँगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।